मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, A to Z एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके CTET 2020 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे बाकी भाई बहन इस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वाधीन है। दूसरा ऑप्शन है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तीसरा ऑप्शन है विकास अधिगम का समानार्थक है। और चौथा ऑप्शन है अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलरबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कोहलरबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा ऑप्शन है कोहलरबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। तीसरा ऑप्शन है कोहलरबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। और चौथा ऑप्शन है कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोहलरबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन है वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। तीसरा ऑप्शन है इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। और चौथा ऑप्शन है मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सहजता के लिए आकलन करना। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसके शिक्षार्थी अपने स्वयं में अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है संगीतमय, दूसरा ऑप्शन है आध्यात्मिक, तीसरा ऑप्शन है भाषा विषयक और चौथा ऑप्शन है अंतः व्यक्तित्व। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अंतः व्यक्तित्व। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। तो पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने के लिए भूमिका। दूसरा ऑप्शन है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। और चौथा ऑप्शन है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किसके सहमत हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यौवनारंभ में बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती हैं। तीसरा ऑप्शन है सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। और चौथा ऑप्शन है लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों, इस संदर्भ में वह करेगी। तो 4 ऑप्शन है। हमारा पहला ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेख करना। नेक्स्ट ऑप्शन है अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। दूसरा ऑप्शन है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। और चौथा ऑप्शन है इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पहला ऑप्शन है आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। और तीसरा ऑप्शन है कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। और चौथा ऑप्शन है बच्चे कुछ निश्चित समक्षताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम शिक्षक पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। उसके बाद नेक्स्ट आपका चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। और चौथा ऑप्शन है बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृष्टात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो पहला ऑप्शन है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। दूसरा ऑप्शन है अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तीसरा ऑप्शन है प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। और चौथा ऑप्शन है केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विचार के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनको हल करते समय सहयोग देना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तक से समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। और चौथा ऑप्शन है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। हमारा पहला ऑप्शन है अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है अधिगम केवल तभी होता है और यदि यह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है। चौथा ऑप्शन है अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो हमारा पहला ऑप्शन है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की बहक से घटित होता है। दूसरा ऑप्शन है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। तीसरा ऑप्शन है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम तथा परिवेश अभित्र रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। और चौथा ऑप्शन है बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभित्र रूप से एक दूसरे से गुथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाजीकरण एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। दूसरा ऑप्शन है घुलने मिलने तथा समायोजन की। तीसरा ऑप्शन है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। चौथा ऑप्शन है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने का। पियाजे अनुमोदन करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमतात्मक तार्किकता की अयोग्यता, व्यक्तिगत कल्पित कथा। तीसरा ऑप्शन है विचार की अनुप्रमाणीयता, पलट ना सके। और चौथा ऑप्शन है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विचार की अनुप्रमाणीयता, पलट ना सके। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। दूसरा ऑप्शन है समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। तीसरा ऑप्शन है अनुकूलन की प्रक्रियाएं। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकते वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। तीसरा ऑप्शन है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। चौथा ऑप्शन है बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक बहु सांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। पहला ऑप्शन है अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। दूसरा ऑप्शन है अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करने हेतु विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा। तीसरा ऑप्शन है आकलन उपकरण के मानकीकरण। और चौथा ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन के विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है एक विस्तृत दिशा निर्देश बनना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबंध किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। और चौथा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के आकलन की भूमिका को नकारना। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि पहला ऑप्शन है समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यार्थियों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है ये अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। दूसरा ऑप्शन है मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। और तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। चौथा ऑप्शन है बच्चे के विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं का हल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। हमारा पहला ऑप्शन है अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। हमारा दूसरा ऑप्शन है विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती हैं। तीसरा ऑप्शन है उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अनुक्रिया करने का मौका ना पाएं। और चौथा ऑप्शन है वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता बनाना ताकि वह उनका अनुपालन करें। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों के लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। और चौथा ऑप्शन है अध्यापकों को निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेशन से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे एक विशेषता हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। दूसरा ऑप्शन है अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। तीसरा ऑप्शन है एक ही प्रकार की क्रियात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। चौथा ऑप्शन है धारा प्रवाह रूप में से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने की में कठिनाई। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रश्न अनुक्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अपना भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। चौथा ऑप्शन है जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवा कर उन्हें यह महसूस करवाना जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न अनुक्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोच्चतम क्षमता को पोषित करेगी? तो हमारा पहला ऑप्शन है जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों में के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन है जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होता है। चौथा ऑप्शन है जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अध्यापिका की मनोदशा। दूसरा ऑप्शन है कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। तीसरा ऑप्शन है बच्चे के निष्पादन का स्तर। और चौथा ऑप्शन है बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के निष्पादन का स्तर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि? हमारा पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। दूसरा ऑप्शन है उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीखे जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा उनको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारा चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को कार्यविधि ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हों। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकीय संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। दूसरा ऑप्शन है, एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिससे उसे अपने माता पिता से अर्जित किया है। तीसरा ऑप्शन है, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। और चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इनकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। तो ये थी दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।